क़ाइदीन मजलिस, बारकस व सलाला के मोअज़्ज़ज़ हज़रात, सुनने वाले बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, इंतख़ाबात का ऐलान हो चुका, इंतख़ाबी सरगर्मियों का आगाज़ भी हो चुका। सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुके हैं और कई उम्मीदवार मैदान में अपने इंतख़ाबी सरगर्मियों का आगाज़ भी कर चुके हैं। 70 बरस इस मुल्क को आज़ाद होकर हुए और 70 बरस में कई हुकूमतें बनी, कई वज़ीर आज़म बने, कई चीफ मिनिस्टर्स बने, कई मिनिस्टर्स बने, कई अराकीन पार्लियामेंट बने, कई अराकीन असम्बली बने। बहरहाल 70 बरस की आज़ादी के तारीख़ में हमारा दस्तूर हिंदुस्तान की शहरी को 5 बरस में एक मर्तबा वो इख्तियार देता है कि जिस इख्तियार का नाम वोट है, उस वोट के इख्तियार के ज़रिए अवाम अपने पसंद के नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और उनको हुकूमत करने का मौका देते हैं। और मेरा भी ये 5वां इंतखाब है। 99 में पहली मर्तबा आपके दरमियान में आया और 99 के बाद 2004, 2009 और 2014 में मुसलसल आपकी दुआएं थीं, आपका एतमाद था, आपका इत्तेहाद था, आपका भरोसा था, जो 4 मर्तबा मुझे कामयाबी दिलवाया। 99 में जब इंतखाबात में कदम रखा तो उस वक्त मैंने ऐलान किया था कि इंतखाबात में आने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि इंतशार का खात्मा करूं और इत्तेहाद को पैदा करूं, क्योंकि उस वक्त शहर हैदराबाद एक इंतशार में मुब्तला था और बाज लोगों ने झूठे प्रोपेगेंडा, झूठे इल्जामात के जरिए हैदराबाद के इत्तेहाद के शीराजे को बिखेर दिया था। घर घर को बांट दिया, दोस्त दोस्त को बांट दिया, भाई भाई को बांट दिया। ऐसा इंतशार था कि एक कहता था कि सौदा हुआ तो दूसरा कहता था कि नहीं हुआ। एक कहता था कि बेईमान है तो दूसरा कहता था नहीं, ईमानदार है। घर घर बढ़ गया, दोस्त दोस्त बढ़ गए। सिर्फ आपसी इख्तिलाफ और इंतशार का शिकार। चौराहों बाजारों में एक दूसरे पर कीचड़ उछाले गए। चौराहे और बाजार हमारे इंतशार का एक मरकज बन गए, जहां पर कई मुकामात पर एक दूसरे के दस्ते गिरेबान तक हुआ। एक दोस्त दूसरे दोस्त के गिरेबान तक अपने हाथ को पहुंचाया।
ऐसे हालात थे, तो उन हालात में एक इत्तेहाद का पैगाम लेकर आया। तो इत्तेहाद के पैगाम के साथ एक मकसद को लेकर इंतखाबात में आया। एक मकसद अगर इत्तेहाद का था, तो दूसरा मकसद यह था कि पुराना शहर जो तालीमी तौर पे पसमानदा है, तालीमी तौर में पीछे है, और बिलखुसूस हलक़े चंद्रायन गुट्टा जो इल्म के मैदान में बहुत पिछड़ा हुआ था 99 में, तो मैंने वादा किया था कि मैं आज इंतखाबात में आ रहा हूं, तो मैं अपने इंतखाब के जरिए ये कोशिश करूंगा कि मासूम नौनिहालों के नन्हे मुन्ने उंगलियों के बीच में कलम को थमाऊंगा और उनके खानों पे किताबों का बस्ते का वजन दूंगा। और फिर एक तीसरा वादा किया था कि मैं उस वक्त तक कामयाबी के फूल नहीं पहनूंगा जब तक के गरीब यतीम लड़कियों की शादियां नहीं करवा देता अपने जाती सरफे से। और सवाल यह पैदा होता है, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने 99 में जो वादा किया था इत्तेहाद का, क्या उसको पूरा किया या नहीं किया? सवाल यह पैदा होता है कि मासूमों के नौनिहालों के हाथ में कलम और किताब थमाने का जो वादा किया था वो पूरा किया या नहीं किया? यतीम और गरीब लड़कियों की शादियां करवाने का जो वादा किया वो वादा पूरा किया या नहीं किया? और 99, 2004, 2009 और 14 की मुसलसल कामयाबी इस बात की दलील है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने वादों को मुकम्मिल किया, अवाम के एतमाद को कायम रखा, और वो लोग जो दूर थे उनको करीब लाया। सिर्फ 4 इंतखाबात की कामयाबी नहीं, बल्कि हर इंतखाबात में मेरे कामयाबी की अक्सरियत बढ़ती रही, बढ़ती गई। और 2014 के इंतखाबात में 60,000 की अक्सरियत से चंद्रायन गुट्टे की आवाम ने अपने एतमाद का इजहार किया। और यह भी जरूर कहूंगा कि अगर कोई कामयाब होता है तो वो उसके ऊपर सिर्फ एक रुकने असेंबली की हैसियत से अपने हलके की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अकबर ओवैसी पर सिर्फ अपने हलके की जिम्मेदारी नहीं, हलके की जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी है तो दक्कन मेडिकल कॉलेज व ओवैसी हॉस्पिटल व असरा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर की। अकबरुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारियों में एक और जिम्मेदारी है, वो दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के एडवाइजर की हैसियत से, निगरानकार की हैसियत से। तो अकबरुद्दीन ओवैसी की चौथी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ये है कि दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, MCA कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस को भी देखना। और फिर 5वीं जिम्मेदारी है, वो ये है कि इत्तेहाद के इस पैगाम को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाना। 6वीं जिम्मेदारी यह है कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट का क़याम और उसके जरिए स्कूलों का क़याम और स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब तुलबा व तालिबात के तालीम सही हो रही है या नहीं उसको भी देखना, और जो नए स्कूलों की तामीर है
उसको भी देखना। और आज से 7 वर्ष पहले एक और जिम्मेदारी आ गई, और वो ये है, ये सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। अरे आप बताओ, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने किसी भी जिम्मेदारी से मुनहरिफ हुआ या किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम हुआ? अगर ओवैसी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर से अगर जिम्मेदारी की बात है तो बयान करूं कि ओवैसी हॉस्पिटल सालार मोहतरम के वफात के बाद में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक था। 4th फ्लोर वैसी था, 5th फ्लोर वैसी था, 6th फ्लोर वैसी था, 7th फ्लोर वैसी था। 4 फ्लोर, एक फ्लोर 1 लाख स्क्वायर फीट का है ओवैसी हॉस्पिटल का। इन 5 वर्षों में ओवैसी हॉस्पिटल को 7 मंजिला मुकम्मिल हमने कर लिया है। और ओवैसी हॉस्पिटल आज मैं ये कहूंगा कि वहां पर जो आलात है, जो मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी है, दावे से कह सकता हूं कि हैदराबाद में किसी भी दवाखाने में इतने जदीद आलात नहीं हैं जो आलात ओवैसी हॉस्पिटल में है। हालिया अरसे में हमने एक MRI मशीन खरीदी 5.5 करोड़ में। वो मशीन ऐसी है जो सारे तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में कहीं नहीं है। वो मशीन ओवैसी हॉस्पिटल में है। ऑपरेशन थिएटर्स, सुपर स्पेशलिटी के थिएटर्स 16.5 करोड़ रुपए के सरफे से बनाए गए। 16.5 करोड़। हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये पूरे न्यूरो सर्जरी, सुपर स्पेशलिटी के थिएटर्स आज ओवैसी हॉस्पिटल में। अरे एक दवाखाने में अगर 2-3 ऑपरेशन थिएटर्स हैं तो लोग बड़े कामयाबी की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास ओवैसी हॉस्पिटल में 22 ऑपरेशन थिएटर्स हैं हमारे पास। CT स्कैन मशीन, कैथ लैब। आज ओवैसी हॉस्पिटल का कैंपस देखिए कैसा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास हुआ तो सारे हिंदुस्तान से आने वाले उलमाए कराम ने देखकर रश किया और कहा कि वाकई में अगर शान और शौकत, वो अजमत अगर मुसलमानों की है तो वह हैदराबाद में दिखाई देती है, इन इदारों में दिखाई देती है। और इसके गवाह आप भी हैं। अरे आज ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में 50 करोड़ के सरफे से इमारतें बन रही हैं। आप मेन रोड से देखते हैं कि लंबी इमारत एक बन रही है, ओवैसी हॉस्पिटल के पीछे एक बन रही है। उसमें से एक ओवैसी हॉस्पिटल के पीछे जो इमारत है 50 करोड़ में इमारत बनेगी, और उसके बाद हम उसमें बंकर्स बना रहे हैं। क्या बंकर्स? किसके लिए बंकर्स? 150 करोड़ रुपया सर्फ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह साल 1.5 साल में ओवैसी हॉस्पिटल में ओवैसी कैंसर रिसर्च सेंटर कायम हो जाएगा, कैंसर के इलाज का मरकज बनेगा। आज कैंसर के लिए पेट स्कैन मशीन आती है 25 करोड़ की, गामा नाइफ आती है और दूसरे सामान, उसको बंकर बनाना पड़ता है। वो मशीन के रेडिएशन रेज आते हैं, उसके लिए एक एक बंकर बन रहा है तो 2-2, 3-3 करोड़ के सरफे से। डायलिसिस है ओवैसी हॉस्पिटल इस तरीके से, तो 5 बरस में क्या कोई इनकार करेगा कि असरा हॉस्पिटल
5 बरस पहले 125 बिस्तर का दवाखाना था और आज असरा हॉस्पिटल 1200 बिस्तर का दवाखाना है। आज असरा हॉस्पिटल किस तरीके से खिदमत कर रहा है। ओवैसी हॉस्पिटल में ओपी कार्ड बना लीजिए 20 रुपये का, सस्ता दवाखाना। दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान छोड़ो दुनिया में इतना सस्ता दवाखाना नहीं है ओवैसी असरा हॉस्पिटल के जैसा। काम ये हो रहा है और फिर इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं कि क्या किया। अरे बताओ, कौन सी जमात है जिसका खुद का अपना दवाखाना है? क्या कांग्रेस वालों का दवाखाना है? क्या बीजेपी का दवाखाना है? क्या नरेंद्र मोदी ने कोई स्कूल बनाया? क्या राहुल गांधी ने कोई बच्चों को पढ़ाने का एक स्कूल बनाया? क्या सोनिया गांधी ने रायबरेली में एक दवाखाना, एक स्कूल अपने जेब से बनाया? क्या राहुल गांधी ने अपने जेब से, अपने पैसों से, क्या अमेठी में एक स्कूल, एक दवाखाना बनाया? क्या मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बनारस में अपने जेब से कुछ बनाया? अरे ये काम मजलिस कर रही है। लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है कि काम करते हैं, काम को देखते भी हैं, लेकिन फिर सवाल भी हमसे ही करते हैं, कोई उनसे नहीं करता। अरे आप और करिए, अगर हमने ये काम किया तो फिर उसके बाद में दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक का निगरानकार हूं मैं, देखना पड़ता है। बैंक्स डूब रहे हैं, बैंक्स पर से एतमाद उठ रहा है, बैंक में कोई पैसा नहीं रखा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं, लोग बैंकों से कर्ज लेकर डुबा रहे हैं बैंकों को, या तो बैंक से कर्ज लेकर मुल्क को छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन दारुस्सलाम बैंक हालिया 5 वर्षों में तरक्की करता गया, नई शाखें आई, सनत नगर में नया शाख, बंजाराइल में नई शाख, मलकपेट में नया शाख, अब एक ब्रांच आएगा इंशाअल्लाह ताला चंद्रायन गुट्टे के चौरस्ते के पास भी रहा। आप बताओ, क्या किसी ने किया ऐसा काम? प्रूडेंशियल बैंक डूबा, वासवी बैंक डूबा, कई बैंक डूबे, लेकिन दारुस्सलाम बैंक नहीं डूबा और कभी डूबेगा भी नहीं। इस वास्ते क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, हम गरीब आवाम के मेहनत की और उनके पसीने की कमाई को लुटने नहीं देंगे। कई लोगों को कर्ज दिए जाते हैं, शादी के लिए, कारोबार के लिए, घर बनाने के लिए, तालीम के लिए। दारुस्सलाम बैंक काम कर रहा और उसके बाद अगर अटकर मैंने इल्म के मैदान में जो काम किया तो वो काम भी आपके सामने है। क्या आज से 5 बरस पहले क्या मैंने वादा किया था? ईमान से अपने दिलों में से सवाल करो, क्या मैंने 2014 में वादा किया था कि सलाला में स्कूल बनाऊंगा? क्या मैंने वादा किया था कि बाबा नगर में बनाऊंगा? क्या मैंने वादा किया था कि बल्लागुड़े में बनाऊंगा? क्या मैंने वादा किया था कि फूलबाग में बनाऊंगा? लोग वादे करके नहीं निभाते, हम वादे नहीं करके अपना फर्ज और जिम्मेदारी को निभाते। यही है फर्क, यही है फर्क हम में और दूसरों में। नशे में नगर का स्कूल, इशरत महल मुगलपुरे में जो शादी खाना वहां पे स्कूल, फिर तालाब मीर जुमला में नीचे उतरते हैं दार्जिलिंग स्कूल, चलता हुआ स्कूल मैंने खरीदा, अब 10 करोड़ लगाकर उस स्कूल को बना रहा हूं और स्कूल में जूनियर कॉलेज, वो डिग्री कॉलेज भी बना रहा है। ना सिर्फ वो, जमाल कॉलोनी में स्कूल, वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे एक जमीन है तो वहां पर भी रियासत नगर
ललिता बाग के इलाके में जूनियर कॉलेज नहीं है तो रियासत नगर के स्कूल में के बाजू में जहां बच्चों को खेलने के झूले हैं वहां पर एक और बिल्डिंग बन रही है 7 मंजिला, जहां पे लड़कियों के लिए एक जूनियर कॉलेज बन रहा है। हाफिज बाबा नगर में स्कूल, बल्लागुड़े में भी सही याद दिलाया आपने कि कितनी बड़ी इमारत, 1,84,000 स्क्वायर फीट से स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, उसमें डिग्री कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलेज है। मतलब ये कि 3.5-4 बरस की उम्र में बल्लागुड़े के एजुकेशन कैंपस में बच्चे को लाकर छोड़ दो। नर्सरी से लेके केजी तक 3 साल, फिर पहली से लेके 10वीं तक 10 साल, 3 साल, और ये 10 साल 13 साल, इंटरमीडिएट के 2 साल 15 साल, ग्रेजुएशन के 3 साल 18 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 साल 21 साल, 3.5-4 बरस की उम्र में लाकर छोड़ दो और अपने बच्चे को 21 बरस के बाद काबिल बनाकर मैं उनके हवाले करूंगा। ये हमारा प्रोग्राम। क्या ये काम कोई कर रहा है? बताओ। लोग एमएलए बनते हैं, दौलत कमाते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवार लेते हैं, बागात बना लेते हैं, बंगले बना लेते हैं, बिल्डिंगा बना लेते हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाया, कोई बंगला नहीं बनाया, कोई बाग नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ अपने आखिरत का सौदा किया। आखिरत को संवारने के लिए ये तालीम के मैदान में यतीमों और गरीबों के जिंदगियों में एक नए उजालों को लाने का एक छोटी सी कोशिश कर रहा है। अरे आप बताइए कि आज जो सालाना में स्कूल बन रहा है, दूसरे मेरे जितने स्कूल्स हैं एक बिल्डिंग है, एक रास्ता है। लेकिन मैं जानता हूं मेरे अरब भाइयों के मिजाज को, उनकी तहजीब को, उनके गोशे पर्दे को और लड़कियों के एहतराम, औरतों की इज्जत के बारे में भी जानता हूं। तो इस स्कूल में मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि 4वीं या 5वीं क्लास तक बच्चे और बच्चियां साथ में रहेंगे। 5वीं के बाद लड़कियों की बिल्डिंग अलग होगी, लड़कों का अलग होगा, लड़कियों का दाखिला भी अलग होगा, लड़कों का दाखिला भी अलग होगा। अरे हम इन छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं। अरे ये काम है और मुस्तकबिल में भी इरादा है कि जहां बल्लागुड़े में हमारा एजुकेशनल कैंपस है, वहां पर भी एक 24 बिस्तर का एक डे केयर हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर भी वहां पर आएगा। और लोगों ने मुझसे पूछा कि अकबर साहब, आप एक गरीब को 21 साल तक पढ़ाएंगे? मैंने कहा हां। तो पूछे इसके पीछे मकसद क्या है? तो मेरा मकसद क्या है? वो ये है कि एक ज़हीन बच्चे को 3.5 बरस की उम्र में मैं गोद ले लूंगा, अपने आगोश में उसको पालूंगा, अपने सीने से लगाकर पालूंगा और उसको ऐसा काबिल बनाऊंगा, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दूंगा और ऐसा काबिल बनाकर ट्रेन करूंगा कि 21 बरस के बाद उस मदरसे, उस बल्लागुड़े के कैंपस से निकलने वाले बच्चे सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं होंगे, वहां से निकलने वाला बच्चा IAS होगा, IPS होगा, IFS होगा, IRS होगा। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है। ख्वाहिश क्या है? जब आदिलाबाद में मैं जेल में था, जेल से जब छूटा तो देखता हूं क्या रियासत नगर के मेरे बच्चे 15-20 बच्चे लापता थे। एक ही दिन हुआ
आदिलाबाद की जेल से छूट कर आया, बच्चे लापता, मां बाप भाग रहे हैं, सलीम बेग साहब भाग रहे हैं, मुझे इत्तला मिली, मैं भागते आया, बच्चे कहां गए ढूंढ रहे थे। तो बाद में पता चला कि पुलिस वालों ने हर जमात से 2-2, 3-3 बच्चों को उठा लिया, घरों को जाने नहीं दिया, उनको पुलिस स्टेशन और दूसरे गलियों में रुकाकर उनके किताबों को खोलकर देख रहे थे कि अकबरुद्दीन ओवैसी क्या पढ़ा रहा है, क्या जिहाद की तालीम दे रहा है क्या। आप बोलो, क्या ये नाइंसाफी नहीं, क्या ये जुल्म नहीं। वो दिन था कि दिल में एक हसरत जागी और गुस्सा आया, अंगार में था कि तुमने मेरे स्कूल के गरीब यतीम बच्चों को पकड़ा है। अल्लाह की कसम, मैं एक एक बच्चे पे इतनी मेहनत करूंगा कि यही पुलिस वाले मेरे इन बच्चों को सलाम करेंगे, सलूट मारेंगे, इनको IPS IAS बनाऊंगा। ये जुनून है। अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक नाम नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी एक मिशन का नाम है, एक मकसद का नाम है, एक जुनून का नाम है, एक दीवानेपन का नाम है, जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी से डरता या घबराता नहीं है और किसी के सामने कभी भी अपने घुटनों को नहीं टेकता। अरे आज हम काम कर रहे हैं और लोग पूछते हैं कि रोजगार के लिए क्या किया। रोजगार देना MLA की जिम्मेदारी नहीं है, रोजगार देना वजीर आजम, वो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। MLA के पास MLA फंड होता है, MLA के पास MLA फंड होता है, रोड बनाओ, मोरी बनाओ, पानी डालो, लाइट का इंतजाम करो। क्या MLA को कोई कोठा दिए नौकरी का? क्या दिए? फिर दीवाने लोग, अहमक लोग, पढ़े लिखे जाहिल लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं नौकरी के लिए क्या करें। नौकरी हमारे हाथ में है। चीफ मिनिस्टर मुझको बना दो, बताता हूं कितने नौकरी दे सकता हूं। बनाओगे? तैयार है? फिर बताएंगे कितने नौकरी दे सकते हैं। इख्तियार तुम्हारे पास, प्राइम मिनिस्ट्री तुम्हारे पास, चीफ मिनिस्ट्री तुम्हारे पास, हर मिनिस्ट्री तुम्हारे पास। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ओवैसी हॉस्पिटल में हजारों को नौकरी दी। हमारे पास कुछ नहीं है, असरा हॉस्पिटल में हमने हजारों को नौकरी दी। हमारे पास कुछ नहीं, मेडिकल कॉलेज में हजारों को नौकरी हमने दी। हमारे पास कुछ नहीं, मेरे स्कूलों में 400 लड़कियां टीचरों की नौकरी पर हैं। हमारे पास कुछ नहीं, बैंक में 1000 लोग नौकरियां कर रही हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरियां हैं, MBA में नौकरियां, MCA में नौकरियां। अरे मंजलस यही है इख्तियार कि गिरबान को पकड़कर अपने हक को हासिल करती है, तो इख्तियार का इंतजार नहीं करती कि वो उठकर आकर कुछ करे। वो करेंगे, जब भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम खुद भी जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपनी जात से क्या कर सकते हैं। और हमने किया, हमारा काम, हमारी पहचान बना। अरे हिंदुस्तान भर को लोग जाते हैं, देखते हैं क्या हाल है। ईमान से बोलो, क्या मुंबई का पुराना शहर अच्छा है या हैदराबाद का पुराना शहर अच्छा है? दिल्ली का पुराना शहर अच्छा है या ये अच्छा है? अजमेर का पुराना शहर अच्छा है या ये अच्छा है? अहमदाबाद का पुराना शहर अच्छा है या ये अच्छा है? अरे आज आपके इत्तेहाद, आपकी दुआएं, आपका एतमाद और आपकी जमात की वजह से आज हैदराबाद को हमने हिंदुस्तान में एक मुनफरिद पहचान दिलाने में कामयाब हो गए।
न सिर्फ कामयाब हुए बल्कि इस हैदराबाद की कामयाबियों को देखकर हिंदुस्तान रश करता है। और ये कामयाबियां ही हैं कि सारा हिंदुस्तान आज एक उम्मीद के साथ देख रहा है तो आपकी तरफ, आपके इत्तेहाद की तरफ, आपकी जमात मजलिस की तरफ, आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ और आपके खादिम अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ एक उम्मीद लगाए, एक आस लगाए, देख रहा है कि हमको किसी ने हक नहीं दिया, ये लोग जरूर हमको हमारा हक दिलाएंगे, हमको हमारा खोया हुआ मुकाम दिलाएंगे, हमको इंसाफ दिलाएंगे और हमारी नाइंसाफी पर आवाज बुलंद करेंगे। क्या ये सही नहीं है? बताइए। मजलिस काम कर रही है और सिर्फ काम नहीं बल्कि अपने काम के निशानियों को छोड़ रही है। क्या आप इनकार कर सकते हैं कि वक्त के हर चीफ मिनिस्टर के सामने हमने अपने मसाइल को पेश किया, बेबाकाना गुफ्तगू की, मुदल्लिल बहस की और उनको हमारे बहस के सामने हमारे मुतालिबात को कबूल करना पड़ा। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या राजशेखर रेड्डी हो या रोशैया हो या किरण कुमार रेड्डी हो या फिर वक्त का चीफ मिनिस्टर केसीआर क्यों ना हो, हर एक को हमने मजबूर किया अपनी मुदल्लिल बहस के जरिए, आदाद और शुमार के जरिए कि वो हमारे मसाइल को सिर्फ सुनी सुनाई ना करें बल्कि अमल करें। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि स्कॉलरशिप जो आज स्टूडेंट्स को आती है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, 280 करोड़ की रियासत तेलंगाना में, क्या ये मजलिस का काम या कारनामा नहीं? मक्का मस्जिद के धमाकों में गिरफ्तार बेकसूरों को जब कोर्ट से रिहाई मिली तो उसके बाद वक्त के चीफ मिनिस्टर को माफी मांगने पे मजबूर कराने वालों का नाम मजलिस है। क्या माफी नहीं मांगी किरण कुमार रेड्डी ने? सिर्फ माफी नहीं, कंडक्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया, 5 लाख रुपया भी दिया। ये हमारा काम है, हमने किया। अरे 4 बरस में कितना काम नहीं हुआ। अरे यहां पे आबादी कितनी है अक़लियतों की, माइनॉरिटीज की। रियासत तेलंगाना में 50 लाख की आबादी है माइनॉरिटीज और मुसलमानों की। हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज, उसमें मुसलमानों की आबादी कितनी है? 19 करोड़ सेंसस के हिसाब से, लेकिन मैं 25 करोड़ कहता हूं। हम सेंसस के हिसाब से जाएंगे 19 करोड़। 19 करोड़ के लिए 4000 करोड़ का बजट। कितना? कितने के लिए? 19 करोड़ के लिए 4000 का बजट। मजलिस क्या करी पूछने वालों? सुनो, 50 लाख के लिए 2000 करोड़ का बजट ये मजलिस करी। क्या ये काम नहीं? क्या ये कारनामा नहीं? ओवरसीज स्कॉलरशिप, सऊदी अरब, दुबई, कतर, इमारात, यहां हालात खराब, लोग वापस आ रहे हैं नौकरियां छोड़कर, लेकिन बी करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई भी बच्चा मास्टर्स करना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, एमई करना चाहता है, एमडी करना चाहता है, तो प्लेन का, जहाज का टिकट का किराया, हॉस्टल के पैसे, सेमेस्टर की फीस, वीजा प्रोसेसिंग की फीस, 20 लाख रुपया हुकूमत देती है बच्चे को लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाके पढ़ने के लिए। कितने बच्चे चले गए? करीब 1500 से ज्यादा बच्चे चले गए। आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए 100 बच्चों के खर्चात रियासती हुकूमत उठा रही है। मैं अपने इंतखाबात के वक्त यतीम लड़कियों की शादी, गरीब बच्चियों की शादी का वादा किया था। 100 शादी कराऊंगा,
200 कराया, कई बरस तक कराया। बारकस से ही सामान लेता था, बारकस से ही, इदारा शादी फंड से। चुन्नू भाई थे हमारे, सही है ना, नाम याद है, पूछ लो उनसे, क्या नहीं लिया कई बरस तक। लेकिन जो काम का आगाज मैंने किया, मेरी जिद्दोजहद का नतीजा कि आज रियासती हुकूमत ने शादी मुबारक स्कीम का ऐलान किया। यह हमारा कारनामा है, हमारा काम है। 1 लाख शादियां हुई, 1 लाख लड़कियों की शादियां हुई शादी मुबारक में। चंद्रानी गुट्टे में 10,000 लड़कियों की शादियां हुई। पूरे तेलंगाना में सबसे ज्यादा गरीब बच्चियों की शादियां अगर हुई, केसीआर के हलके से भी ज्यादा, केटीआर के हलके से भी ज्यादा, हरीश राव के हलके से भी ज्यादा, कविता के हलके से भी ज्यादा, इटिला राजेंद्र के हलके से भी ज्यादा अगर हुए तो चंद्रायन गुट्टे में हुए। क्या ये काम नहीं है? जामे निजामिया की डिग्रियों को रिकॉग्निशन नहीं है। कितनी असेंबली में गड़बड़ की। आलिम, फाजिल, कामिल, आलिम 10th के बराबर, फाजिल 12th के बराबर, कामिल डिग्री के बराबर, ये डिग्रियां रिकॉग्नाइज हो गई। बरेलवी, देवबंद की डिग्रियां आलिम, फाजिल और कामिल की रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन जामे निजामिया के आलिम, फाजिल और कामिल के सर्टिफिकेट्स को 10th, 12th और ग्रेजुएट का मुकाम, रुतबा, रिकॉग्निशन हमने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से दिलाया। क्या यह काम नहीं? आप बताओ कि कितना बड़ा काम। अगर किसी सरकारी नौकरी के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, बीकॉम होना जरूरी है, बीए होना जरूरी है, अगर बीए नहीं है, बीकॉम नहीं है, जामे निजामिया का अगर कामिल है तो वह निजामिया से कामिल होने वाला भी ग्रेजुएट की नौकरी में दरखास्त दे सकता है। नामों की तब्दीली का एक मौसम चल रहा है। इलाहाबाद का नाम बदल रहे हैं, फैजाबाद का नाम बदल रहे हैं, आगरा का नाम बदलो बोल रहे हैं। हद ये हो गई कि एक मोहल्ला है लखनऊ में जिसका नाम उर्दू गली है, तो उसका नाम भी बदल दिया, हिंदी गली रख दी है। आप गौर करो, इन हालात में, ऐसे माहौल में हमने अपनी जिद्दोजहद के जरिए उर्दू को रियासत तेलंगाना में दूसरी सरकारी जबान का मौका दिलवाया है। क्या यह कामयाबी नहीं? आप बोलो मेरे भाई, उर्दू क्या उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारी जबान है? क्या बिहार में है? क्या बंगाल में है? कहीं नहीं है। दिल्ली में पंजाबी के साथ है उर्दू, लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन रियासत तेलंगाना में हमने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिलाया। ना सिर्फ मौक़िफ़ दिलाया मेरे भाई, उर्दू लाजिम करवाए। निट का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, मेडिकल का, दूसरे एंट्रेंस का, वो हिंदी में है, मराठी में है, हर जबान में था, उर्दू में नहीं था। असेंबली में मैं गड़बड़ कर कर रियासती हुकूमत ने लेटर लिख कर दिया कि निट का एग्जाम उर्दू में भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी रियासत की तरफ से हमारे मुतालबे पर हलफनामा डाला गया कि उर्दू को इंक्लूड करो। इस साल से निट का एग्जाम सब जबानों के साथ साथ उर्दू में भी होगा। क्या यह कारनामा नहीं? अरे वो छोड़ो, बल्दिया के तकर्रुरात हो, सेहत के तकर्रुरात हो, माल के हो, पुलिस डिपार्टमेंट के हो, सरकारी जितने भी तकर्रुरात के इम्तिहानात होंगे, इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी के साथ उसका इम्तिहान उर्दू में भी होगा। ये काम किया। अरे आज पूछते हैं क्या किया इस फिरका परस्ती के दौर में, हालात में?
हमारी नुमाइंदगी पर टीआरएस हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया, 10 एकड़ जमीन दी और ऐलान किया कि यहां पर इस्लामिक सेंटर बनेगा। मुल्क में इन हालात में इस्लामिक सेंटर बन सकता है? कहीं बन सकता? आप बोलो आप। लेकिन हम इन हालात में, ऐसे दौर में, हैदराबाद शहर में टीआरएस हुकूमत के चीफ मिनिस्टर से वादा करवाते हैं और 10 एकड़ जमीन अलॉट करवाते हैं और इस्लामिक सेंटर बन रहा है। दुनिया को इस्लाम क्या है यह बताएगा इस्लामिक सेंटर। दुनिया को बताएगा कि इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम हकीकत में क्या है, वो तस्वीर दुनिया के सामने ये इस्लामिक सेंटर लाएगा। ये काम अनीसुल गुरबा 200 गज पर आ गई थी, करीब 4000 गज पर अनीसुल गुरबा की इमारत बन रही है। कमर्शियल स्पेस, नीचे मेज़ामाइन फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल एरिया आ रहा है। कमर्शियल एरिया तो मुझसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, अकबर साहब ये कमर्शियल एरिया क्यों? मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि केसीआर साहब आप हैं, आप और 10-15 बरस रहिए, लेकिन सियासत में किसी का इख्तिदार मुस्तकबिल में किसका रहेगा किसका नहीं रहेगा कोई नहीं जानता, और किसी का इख्तिदार ता क़यामत तक नहीं रहता। अगर ऐसी हुकूमत आ जाए जो अनीसुल गुरबा को इमदाद न दे, पैसा न दे, तो उस वक्त ये यतीम बच्चों का, ये गरीब बच्चों का ये इदारा कैसा चलेगा? अरे हुकूमत की इख्तिदार की मोहताजी नहीं होना है। कमर्शियल बनाओ, किराया आएगा, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, उस किराए से ही अनीसुल गुरबा यतीमों का काम करेगा, गरीबों की खिदमत करेगा। ये सोच के साथ हमने काम किया। दरगाह बराने शाह साहब कबिला, वो संतोष नगर पुलिस स्टेशन जो था पहले, उसके बाजू में खुली आराजी 99 से लेकर आज से 5 बरस तक उसका मुकदमा लड़ते रहा। अगर मैं एमएलए नहीं होता, मेरी जगह कोई और होता, तो शायद उसको बेचकर, उसके जमीन को बेचकर खा गए होते। लेकिन उस जमीन की हिफाजत की, पुलिस केस बुक हुआ, पुलिस से तसादुम हुआ, लड़ते रहे, हम जीते। अब वहां पे 26 करोड़ के सरफे से हुकूमत वहां पे एक स्कूल बना रही है, वहां पे कॉलेज बना रही है, वुमेन एम्पावरमेंट का सेंटर बना रही है, और एक ऑडिटोरियम और एक इस्लामिक सेंटर भी बन रहा है वहां पर। क्या ये काम नहीं है? जो लोग पूछते हैं कि क्या किया, तो और क्या करें बताओ? अरे हमने काम किया, काम की निशानियां छोड़ी, फिर पूछते हैं क्या किया। अभी सलीम बेग साहब ने कहा फकीर मुल्ला के पास 50 एकड़ आराजी पर कब्रिस्तान, जीने के लिए परेशान, भूख में जिंदगी तो गुजर जाती है, लेकिन घर में मौत हो जाए तो फिर उस पे भी एक इंसान परेशान होता है कि 20-25 हजार खबर के लिए, कफन के लिए और फिर दूसरे इंतजामात के लिए। अरे आज यहां पे इंतजाम है, एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। लोगों ने मुझसे कहा अकबर साहब ये बहुत दूर है, फकीर मुल्ला बहुत दूर है, तो मैंने कहा इलेक्शन हो जाने दो। हर डिवीजन में, अकबर ओवैसी के हर डिवीजन, चंद्रायन गुट्टे में 7 कारपोरेटर्स है, 7 डिवीजनों में एक एक गाड़ी का इंतजाम मैं अपनी तरफ से करूंगा ताकि मैयतों को ले जा सकूं। अरे ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं कि क्या किया। अरे आज मजलिस एक ताकत बनी। अरे आप बताओ, मेरे अरब कबीले के भाई यहां मौजूद हैं, आपके कई जान पहचान अजीज अकारिब, भाई बहन रिश्तेदार आपके सऊदी में होंगे, दुबई में होंगे, खतर में होंगे, कई मुकामात पे हो। आप मुझे ईमानदारी से बोलो,
जब आपसे कोई सामने वाला पूछता है कि आप कहां से आए हैं, जब आप कहते हैं कि मैं हैदराबाद से आया हूं, तो क्या सामने वाला बेसाख्ता नहीं पूछता कौन सा हैदराबाद, वो ओवैसी ब्रदर्स के हैदराबाद से आया हो, क्या पूछता या नहीं? पूछता या नहीं? और फिर क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान में इन जैसा बोलने वाला कोई नहीं है, इन जैसा जवाब देने वाला कोई नहीं है, हिंदुस्तान में हमारे हक के लिए लड़ने वाला इन जैसा कोई नहीं है। क्या वो आवाज, जिस आवाज को आपने चंद्रायन गुट्टे की खिदमत के लिए मुंतखब किया था, उस आवाज ने हिंदुस्तान भर के अपने भाइयों को, जो मायूस थे, जो फिक्रमंद थे, उनको हमने अपनी आवाज के जरिए बेदार किया, जगाया और कहा कि हां, हम भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे ये काम मजलिस ने किया। अरे आज मजलिस तारुफ की मोहताज नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा। हिंदुस्तान में 4000 एमएलए हैं। क्या आप 4000 को पहचानते हैं, जानते हैं? मध्य प्रदेश में कौन एमएलए है मालूम? राजस्थान में कौन है मालूम? मगर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, वहां के किसी भी आदमी से ऐसा हाथ पकड़ के पूछो क्या तू ओवैसी को जानता है, तो आंख खोल देगा, बोलेगा हां ओवैसी को जानता हूं। आप बताओ क्या हमने काम नहीं किया? अरे मजलिस सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करती, हां उसमें कोई दो राय नहीं, हिंदुस्तान में अकबर ओवैसी जैसा बोलने वाला नहीं होगा, मोदी को जवाब देने वाला नहीं होगा, आरएसएस का मुंह तोड़ जवाब देने वाला नहीं होगा। हां, हमारे पास खिताबत का जादू है, बेबाकी है, हिम्मत है, अल्फाज है, किसी के बाप से नहीं डरते, लेकिन उसके साथ साथ हम काम भी करते हैं और हमारा काम भी बेमिसाल है, हमारा काम भी बेमिसाल है। आज सिर्फ इल्जामात लगाते हैं, क्या करी मजलिस? ऐ कांग्रेस कांग्रेस कहने वाले, गांधी भवन की चौखट के गुलामों, मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने क्या किया 70 बरस में? कुछ किया? गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, हर रिपोर्ट ये कहती है सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। SC ST से भी पीछे है तो मुसलमान, नौकरियों में पीछे मुसलमान, तालीम में पीछे मुसलमान, सनत में पीछे मुसलमान, तिजारत में पीछे मुसलमान, कारोबार में पीछे मुसलमान, बुनियादी सहूलतों में पिछड़े हुए बस्तियां, तो वो भी मुसलमान होंगे। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये इन रिपोर्टों के अल्फाज हैं। तो सवाल ये है, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी, 70 बरस की हिंदुस्तान की आजादी के तारीख में सबसे ज्यादा इख्तिदार तो तुम्हारे घर में रहा, तुम्हारे खानदान में रहा, तुम्हारे बाप दादी और तुम्हारे बाप के नाना के पास रहा। तो फिर आज इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान सबसे पीछे, सबसे पिछड़ी हुई, सबसे कमजोर क्यों है? इस सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब नहीं देंगे। हम जब सवाल करते हैं तो इनको बुरा दिखता। बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर मूर्ति रखने वालों का नाम कांग्रेस है, शिलान्यास कराने वालों का नाम कांग्रेस है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम कांग्रेस है।
हिंदुस्तान में 50,000 फिसादात के जरिए मासूमों के खून की होलियां खेलने वालों का नाम कांग्रेस है। अहमदाबाद को जलाया और जलता हुआ फिसादात में देखने वालों का नाम कांग्रेस है। जल रहा था, खामोश देख रहे थे। क्या इनके दौरे इख्तिदार में क्या भिवंडी का फिसाद नहीं हुआ? क्या भागलपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या रोडकिला का फिसाद नहीं हुआ? क्या जयपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या अजमेर का फिसाद नहीं हुआ? क्या मुंबई का फिसाद नहीं हुआ? क्या अहमदाबाद का फिसाद नहीं हुआ? अरे कितने फिसादात हुए। और फिर कहते हैं कि हम भड़काऊ भाषण भड़काऊ देते हैं, इश्तियाल अंगेजी नहीं, इश्तियाल अंगेजी नहीं। हक कहता हूं तो तुमको बुरा दिखता है, हक बयानी करता हूं तो तुमको गवारा नहीं। मैं अपने हक के लिए लड़ता हूं तो मैं बुरा दिखता हूं। और कहते हैं कि ये मजहब की सियासत कर रहे हैं। नहीं, मैं मजहब की सियासत नहीं कर रहा हूं। मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा। मेरा गिला, मेरा शिकवा तो यही है कि मजहब के नाम पे तुमने मुझको अपने हक से महरूम रखा। मजहब के नाम पे तुमने मुझ पर जुल्म किया। मजहब के नाम पे तुमने मुझको नौकरियां नहीं दी। मजहब के नाम पे तुमने मेरा कत्ल किया। मजहब के नाम पे तुमने मेरी इज्जत को लूटा। मजहब के नाम पे तुमने मेरे कारोबार को जलाया। मजहब के नाम पे तुमने मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। मजहब के नाम पे तुमने मेरी बहन का सुहाग उजाड़ा। मजहब के नाम पे तुमने मेरी मां की कोख को उजाड़ा। मजहब के नाम पे तुमने मेरे बाप के बूढ़े खानों पर मेरे जवानी के मैयतों का बोझ डाल दिया। क्या यह गलत है? अरे आज मैं कहता हूं कि तुमने जब भी मुझको देखा तो मुसलमान की नजर से देखा। काश तुमने मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान की नजर से देखा होता तो शायद नाइंसाफी नहीं होती। मुझे फख्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया और मुझे मुसलमान बनाया। मुझे फख्र है, मुझे फख्र है अपने मुसलमान होने पर। तो मुझे नाज है हिंदुस्तानी होने पर भी। मैं इस मुल्क के दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं। मैं इस मुल्क का किराएदार नहीं हूं। इस मुल्क में जितना हक मोदी का है, गांधी का है, उतना ही हक मेरा भी इस मुल्क पे है। वही हक की बात पूछ रहा हूं, वही हक चाहता हूं तो मैं बुरा दिखता हूं। अरे मां के आंचल से, मां की गोद से फिसल कर जब नीचे जमीन पे आया तो इस हिंदुस्तान के आंगन में खेला हूं मैं। और जब इस हिंदुस्तान के आंगन में खेला तो हिंदुस्तान की मिट्टी में इन हाथों को डालकर खेला। और खेलते खेलते इस हिंदुस्तान की मिट्टी को मैंने अपने जिस्म पे डालकर कई मर्तबा मला भी है। अरे इस हिंदुस्तान की मिट्टी को मैंने खेलते खेलते अपने कम उम्री में, कम सीनी में इस मिट्टी को अपने उंगलियों से चाटा भी है। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, किसी की जागीर नहीं। ये मेरा है, मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। इस मुल्क को मैंने सजाया है, संवारा है। इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी, कुतुब मीनार की बुलंदी दी, लाल किले की मजबूत फसील दी, जामा मस्जिद दिया, मक्का मस्जिद दिया, चार मीनार दिया। ये मेरे आबा अजदाद की निशानियां हैं। और आज तुम मुझसे सवाल करते हो, मेरी वफादारी पे सवाल करते हो
और मुझसे कहते हो कि चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। क्यों जाओ? जिनको जाना था चले गए, हमको नहीं जाना था इसलिए यहां है। मर जाएंगे लेकिन हम अपने हिंदुस्तान को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। क्यों जाएं? हमारा हक हम मांग रहे हैं, कोई खैरात या भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और हम हक मांगते हैं तो इनको बुरा दिखता है। इल्जामात, गले मिलना तो छोड़ो, हाथ मिला लेते तो वावेला मच जाता। क्या आप हमको माफ करते? लेकिन ये गले मिल लिए। इनकी मां ने नरेंद्र मोदी को क्या कहा? क्या कहा? मालूम ना आपको क्या कहा? जरा जोर से बोलो सलाला वालों। हाँ, तो मैं पूछूंगा राहुल गांधी, मां ने जो कहा था मोदी को गले लगकर कैसा दिखा? मां ने सही कहा था, गलत कहा था? अरे गौर करो, मिलते वक्त क्या मासूमों के खून के धब्बे नजर नहीं आए तुमको? मिलते वक्त क्या हमारे खून की बू नहीं आई? गले मिलते वक्त क्या एहसान जाफरी याद नहीं आया? गले मिलते वक्त क्या एहसान जाफरी की बेवा याद नहीं आई? गले मिलते वक्त नरोड़ा पाटिया का वो कत्लेआम याद नहीं आया? क्या गले मिलते वक्त तुमको वो नाइंसाफियां याद नहीं आई? अरे आज आप गौर करो, बड़ी बातें करते रहे। 12% नहीं मिला, 12% नहीं दिए। कांग्रेस बोली ना, टीआरएस नहीं दिए। 12% कहां है? ठीक है, टीआरएस नहीं दी। तुम्हारी अम्मा सोनिया अम्मा कल आई थी ना? तेलंगाना में खड़े रहकर आंध्रा के खुसूसी पैकेज की बात करती है। आंध्रा प्रदेश को खुसूसी पैकेज, वो मौकफ की बात तेलंगाना में करती है। लेकिन एक कांग्रेसियों 12% बोल रहे थे ना, तुम्हारी अम्मा मुसलमानों को 12% देने के बारे में कुछ नहीं बोली। क्यों नहीं बोले? अरे बताओ आप, आज बोलते हैं 12% के नाम पर तवे सेक रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं, अपनी सियासी दुकान को चमकाने की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में टीआरएस और मजलिस 12% के लिए उठ के लड़ रही थी। उस वक्त कांग्रेस के एमपीज उठे? क्यों नहीं उठे? अरे हिंदुस्तान के तारीख के सबसे बड़े धोखेबाज बेईमानों का नाम कांग्रेस से करूंगा मैं। बड़ी बातें, सिर्फ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन किया क्या? कुछ भी नहीं किया। अरे खुदारा, दोस्त को पहचानो, दुश्मन को पहचानो। आज मजलिस पर इल्जाम कि मजलिस टीआरएस की तायीद कर रही है। हां, कर रही है। क्यों कर रही है? हमारी सियासी हिकमत है। क्या हिकमत है आप पूछेंगे? हिकमत क्या है पूछेंगे? इतने काम करवाए हम इससे, इस हुकूमत से, और उसके बाद में मेरे भाई एक चीज याद रखो, कांग्रेस का मकसद क्या है? इलाकाई पार्टियां खत्म हो जाना, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ताकतें रहना, एक कांग्रेस, दूसरी बीजेपी। सही है ना? इनकी हिकमत यह है कि या तो कांग्रेस रहना या बीजेपी रहना। हमारी हिकमत क्या है? हमारी हिकमत क्या है? तीसरी, चौथी, पांचवी कई ताकतें रहना। ये अदब फायदे में नहीं रहा, उसको ला लेंगे। वो अदब फायदे में नहीं रहा, उसको ला लेंगे। अरे ये सियासत होती है। सही है या नहीं? करना चाहिए या नहीं? अगर टीआरएस खत्म हो गई तो फिर कौन आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी ताकतवर बनेगी। तो बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने की हिकमत के साथ मजलिस आ रही है।
ये है सियासत। लेकिन इनको कुछ नहीं, उन्हें मिला हुआ, इन्हों मिले वे सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट की फैक्ट्री इनके पास है। इनकी ताईद जो कर दिया सेक्युलर, ये मोदी की मुखालिफत जो करा, उन्हें मुल्क का गद्दार। अब मुझे बोलते हैं ना, अरे वो तो मुल्क का गद्दार है। अरे मुझे फख्र है मुसलमान होने पर, नाज है हिंदुस्तानी होने पर, तो एजाज भी है मुझको। डिफेंस का पूरा रिसर्च हिंदुस्तान का मेरे हल्के चंद्रायन गुड्डे में होता है। सही है ना? देखो, ये भी एजाज अल्लाह हमारे को दिया। डिफेंस, डीआरडीओ, इलेक्ट्रिकल, सारा रिसर्च भी चंद्रायन गुट्टे में हो रहा है। आज आप खुद बताओ कि ये एजाज भी हमारे पास है। तो दुनिया किसी को झुकाना चाहे तो कुछ नहीं होता, अल्लाह राजी है तो अल्लाह उसको नवाजते रहता है। यही है। आज हिंदुस्तान के हालात बहुत ही नाजुक है। खुदारा समझो, इन नाजुक हालात में बेदार हो जाओ, अपने इख्तिलाफात को दूर रखो, भूल जाओ और मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। नहीं तो क्या होने वाला है मुस्तकबिल में ये कोई नहीं जानता। अरे खुदारा समझो, आज मुल्क किस तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ा है। इस मुल्क को बचाना है तो हमको बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल वाले इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देंगे। आप बोलेंगे कि क्या कह रहे हैं अकबर साहब, कैसे तबाह बर्बाद? अरे क्या तबाह बर्बाद नहीं करे? 4 बरस में क्या हुआ? पाटीदारों का एहतजाज गुजरात में, गुज्जरों का एहतजाज राजस्थान में, जाटों का एहतजाज हरियाणा में, राम रहीम का एहतजाज। एक एक दिन में 20,000 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और मिस्टर मोदी खामोश। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। गुजरात जल रहा, खामोश। 2002 में जला, खामोश। पाटीदार का एहतजाज हुआ, खामोश। बाबा राम रहीम के भगत पूरा लूट रहे हैं, जला रहे हैं, काट रहे हैं, मिस्टर मोदी खामोश। जाट हरियाणा में लूट रहे हैं, मिस्टर मोदी खामोश। महाराष्ट्र में किसान एहतजाज कर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, मिस्टर मोदी खामोश। अरे खामोशी आपकी आदत है या फिर आप खामोशी के जरिए ये लुटेरों को कह रहे हैं कि लूटते जाओ, मैं नहीं देखता हूं? मुल्क तबाह हो रहा है और मिस्टर मोदी 4.5 बरस में कितने मुमालिक फिरे आपको मालूम आपको? कितने? 84 मुल्क फिरे। कितने पैसे खर्च हुए? 1485 करोड़। ओहो, नादीदे को मलिदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं है। अरे 84 मुल्क फिरे ना, कम से कम एक मुल्क को अपनी बीवी को ले जाते। लेके गए? नहीं ले गए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, मुस्लिम बहनों का हक। ओहो, मां से ज्यादा चाहिए पापा कुटनी कहलाई। यह आलम हो गया। हमारी औरत की फिक्र, हमारी बहन की फिक्र। अरे हमारी फिक्र छोड़ो, हमारे बच्चियों को, हमारी औरतों का हक हम दिला लेंगे। दायरे शरीयत में हम हक दिलाएंगे। हमारी औरत अपना हक हासिल कर सकती है। पहले तुम अपनी बीवी को उसका हक दे दो मिस्टर मोदी। वो नहीं देंगे, सिर्फ ऐसा वैसा। अरे आप क्या करें? क्या फिरका परस्ती? क्या करें? चाइना गए तो भगवत गीता दिए। क्यों दिए? भगवत गीता हमारे मुल्क की किताब नहीं, कुरान हमारी किताब मुल्क की किताब नहीं, बाइबल हमारे मुल्क की किताब नहीं, यह मजहबों की किताब है, महाभारत नहीं। अगर देना था तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देना था। गीता क्यों दिए?
आप बताइए, अगर मैं बोलूं तो बोलेंगे भड़काऊ बात कर रहे हैं। भड़काऊ बात नहीं है। मेरा दस्तूर दुनिया का सबसे अच्छा दस्तूर है। कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सबको बराबर का हक है, वो नहीं देंगे। फिर क्या? लव जिहाद, घर वापसी, बीफ बैन, बीफ के नाम पर वो रामजादे फुलाजादे। आज भी क्या बयान कि हरक के रगों में राम का खून है। अरे भाई, ये सब बातें क्यों? बेरोजगारी दूर करो, खुशहाली लाओ, पेट्रोल की कीमत को कम करो, डीजल की कीमत को कम करो, रुपये की कदर गिर रही है उसको उठाओ, बेघर लोगों को घर दो, बेरोजगारों को रोजगार दो। नहीं, कुछ भी काम नहीं करेंगे। जब भी ये मुल्क इनसे सवाल करेगा तो इनके पास जवाब क्या है? बस गौ रक्षकों को भिजा देते हैं। गौ रक्षक इसको मार रहा है, उसको मार रहा है और तवज्जो को हटा रहा है। अरे आप बताइए, गौ के नाम पर, बीफ के नाम पर अखलाक को मारा, बीफ के नाम पर अकबर को मारा, बीफ के नाम पर अंसारी की दाढ़ी को छीना, बीफ के नाम पर जाहिद को मारा, नुमान को मारा। अरे तुम तो मारते रहे। मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर मोदी, ये बीफ के नाम पर जो मार रहे थे, इस पर भी आप खामोश थे। क्यों खामोश? बीफ हिंदुस्तान में नहीं रखना, बीफ हिंदुस्तान में नहीं खाना, बीफ मिलेगा तो मार देंगे। यही है ना? यही है ना? इस वास्ते ही मारे ना अकबर को, अखलाक को। बीफ था। मगर मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपकी हुकूमत जब से आई है, कितना बीफ, ओहो, देखकर हैरत हो रही है। 2014 में 20,000 मेट्रिक टन बीफ हिंदुस्तान से बाहर गया, 15 में 17,000 मेट्रिक टन, 16 में 18,000 मेट्रिक टन, 2017 में 20,000 मेट्रिक टन, 2018 में 18,500 मेट्रिक टन। हम बीफ नहीं खा सकते, बीफ नहीं रख सकते, रखेंगे तो मार देंगे। लेकिन मोदी सरकार दुनिया को इन 5 बरस में 2 लाख करोड़ का बीफ खिला चुकी है। वाह वाह, गौ रक्षकों, चड्डों में से मोंडे पलट गए, बांखड़े पहलवानों, ये देखो, रोक सकते तो ये बीफ के एक्सपोर्ट को रोको ना। जाओ मारो ना उनको। नहीं मारते, मारना है तो सिर्फ हमारे को। जवाब है कुछ? अरे यही है, मां गंगा बुलाई, आ गया, बनारस पहुंचे, गंगा मैली हो गई, साफ करना है, 7,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका, गंगा साफ भी नहीं हुई, पैसा कहां गया नहीं मालूम। अरे गंगा चाहे जितनी भी गंदी होने दो, अगर अल्लाह गंगा को जबान देगा तो गंगा कहेगी कि मैं जैसी भी हूं, जितनी भी गंदी हूं, बहुत अच्छी हूं। बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, मोहन भागवत, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तुम लोग तो मुझसे भी गंदे हो, बोलेगी। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, सारे हिंदुस्तान के हाथ में झाड़ू का कट्टा है, मार रहे। मेरी कोई तस्वीर आई? नहीं, क्योंकि मेरी नजर में मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान बहुत साफ है, बहुत स्वच्छ है। इस हिंदुस्तान में अगर कोई गंदगी है तो वो बीजेपी की सोच है, उनकी आइडियोलॉजी है, वो आरएसएस है, वो विश्व भगवत है, वो मोदी है। ये है, इसको साफ करना है और ये साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। 2019 में ये गंदगी भी साफ हो जाएगी। बोल रहे थे ना, मिस्टर मोदी ने डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के वक्त कहा, अरे मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चला जाऊंगा। अरे सिर्फ झोला नहीं, चाय की केतली, चाय की पत्ती मैं दूंगा, वो भी लेके जाना। बातें सिर्फ, अरे
आज आप बताओ कि मैं अगर बोलूं तो बुरा दिखेगा। हर तकरीर में अपने आप को चाय वाला बोलता है, हर तकरीर में चाय वाला वजीर आजम बन गया, अच्छा नहीं दिख रहा। डिमोनेटाइजेशन में बोले कड़क चाय, नरम चाय, चाय चाय चाय, ये दिमाग में है। मिस्टर मोदी, तुम चाय वाले थे, अब वजीर आजम हो। खुदा के लिए वजीर आजम जैसी बातें करो, चाय वाले जैसी बातें ना करो। सही है या गलत? एक वक्त एक बादशाह था, एक वक्त एक बादशाह था और एक फकीर था। तो बादशाह फकीर हो गया, बादशाह फकीर हो गया और फकीर बादशाह हो गया, फकीर बादशाह हो गया। तो आप गौर करो, आप गौर करो, बादशाह फकीर हो गया, फकीर बादशाह हो गया। तो वो फकीर जो बादशाह हुआ तो उसके फैसलों में फकीरी नजर आती थी, उसके फैसले में फकीरी नजर आती थी। और बादशाह जो फकीर हो गया उसके फकीरी में भी बादशाहत नजर आती थी। वही हाल है इसका, यही हाल है इसका कि अपनी हैसियत, अपनी हकीकत को भूल नहीं सकता। और आज इसका मुकाबला अगर कोई कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। क्या बातें हैं बताओ आप, कैसी कैसी बातें मुझे बोलते हैं, भड़काऊ भाषण, ऐसा बोलते वैसा बोलते। मैं नहीं बोल रहा हूं, मिस्टर मोदी ने कहा स्टेम सेल रिसर्च, कुंती ने करण को जन्म दिया कहा। इन्होंने कहा महाभारत में वाहन भी थी, वाहन गाड़ी भी थी कहते उस जमाने में, उस जमाने में महाभारत के दौरान। इन्होंने कहा कि उस जमाने में प्लेन भी था कहते हूं। फिर उन्होंने बोले उस जमाने में सेलफोन भी था बोले। फिर क्या बोले, अरे उस जमाने में मेरी नजर में प्लास्टिक सर्जरी भी था। और उसकी मिसाल यह है कि गणपति महाराज का सर जब कटा तो वो प्लास्टिक सर्जरी ही थी जिसके जरिए हाथी का सर लगाया गया था। क्या है आप बोलो, हम बोलते तो ऐसा बोलते। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की जरूरत नहीं, अल्लाह इनसे बोलने लगा रहा है। हद हो गई, हद हो गई। परसों तकरीर में क्या बोले, मेरा कारवां जा रहा था, मैं जा रहा था, एक जगह पे देखता हूं एक आदमी एक ट्यूब लेकर जा रहा है। मैंने गाड़ी को रोका, गाड़ी से उतर कर पूछा ये ट्यूब में क्या है? तो वो आदमी बोला मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर, इसमें गैस है। तो मोदी ने पूछा हाँ गैस कहां से निकाले? तो बोले कि वो गैस को एक नाला जा रहा था जिसमें गंदगी, फुजला, इंसानी गंदगी थी, उसमें पाइप डालकर गैस निकाल रहा है और चाय बना के बेच रहा है। क्या है बोलो आप, क्या है बोलो आप? अब ऐसे लोग ऐसे ओहदों पे रहेंगे तो क्या होगा मुल्क का, बताओ आप। अरे आज यही तो बदनसीबी है कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यही आलम है। एक तरफ पप्पू है, दूसरे तरफ फेकू है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ना ये एक तीसरा होना, तो क्या गलत है? अरे आज एक हिकमत है, आज इस हिकमत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया देखेगी कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कामयाब होगी। और हमारी कामयाबी की निशानी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जलसों में जौक दर जौक लोग आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि बारकस वाले मजलिस से दूर है, देखो दुनिया कितना बारकस, अकबर ओवैसी
इसी के करीब है। ये देखो ये डाइस, हर अरब कबीला मेरे साथ है। मैं एहसान मंद हूं इनका कि ये मेरे मोहसिन है। मैं इनका हबीब हूं तो ये मेरे मोहसिन है। ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का गुलदस्ता है। इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी मजलिस की होगी। 7 तारीख के दिन सुबह निकल जाना। मजलिस का निशान क्या है? जोर से पतंग है, कन्ने अच्छे है, मांझा सूता हुआ है, पतंग खिली हुई है, सिर्फ झुकाना है, जरा खींचना है। खींचेंगे ना? अरे हम तो खींचने में माहिर है ना। 1 घंटे से मैं खींच रहा हूं ना, अब आपको भी खींचना है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कामयाब होगी और कामयाबी के बाद अपने काम को जारी रखेगी। आप तमाम का शुक्रिया, आप तमाम का ममनून व मशकूर कि इसी तरीके से मजलिस से वाबस्ता रहिए, मजलिस को कामयाब बनाइए। और आखिर में एक जोरदार नारा होना है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।